कि मुर्तज़ा इज़ नो मोर। और फिर बेनज़ीर ने जिस तरह का बर्ताव किया कि बहन की हुकूमत में इस तरह घर के सामने भाई मार दिया जाए कि शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। वो इलाज के लिए अस्पताल नहीं था, वो अय्याशी का अस्पताल था। हकनवाज सियाल जो पुलिस के इंस्पेक्टर थे, सिलसिले का मुकदमा था और उसके पहले मुद्दई थे, वो इस वाक़े के ठीक एक हफ्ते बाद अपने घर गार्डन पुलिस लाइन में पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाए। ऐसा लगता था कि ये कोई, लेकिन ये एक इत्तफ़ाक़ कह सकते। और फिर ग़िनवा साहिबा ने जो मीर मुर्तज़ा के लिए जो बैन किए हैं कि मुर्तज़ा स्टैंड अप, मुर्तज़ा आई एम योर वाइफ, मुर्तज़ा ज़ुल्फ़िकार इज़ वेटिंग फॉर यू, मुर्तज़ा मुर्तज़ा मुर्तज़ा, बट ही वेंट एंड गॉन। उसके बाद मुर्तज़ा नहीं खड़े हुए और मुर्तज़ा तकरीबन 40 या 45 मिनट तक उस बेहोशी के बाद राही मुल्क आदम हुए। उसके बाद कई मुकदमे दर्ज हुए। हाँ, एक और वाक़या मैं आपको बताऊं जो शायद कहीं नहीं तज़करा हुआ इसका। जब मुर्तज़ा की शहादत हो गई और वो जो मॉनिटर लगा हुआ था, वो जो बीप के साथ वो जो दिल की धड़कनें बताता है, वो जो इकोकार्डियोग्राफी का जो डायग्राम बताता है, वो लकीर सीधी हो गई। और वो जो बीप जो हल्की भारी ज़ेरो बम में चलती है, वो एक मुसलसल कूक के साथ बजना शुरू हो गई। तो डॉक्टर्स जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि मुर्तज़ा इज़ नो मोर। उसके बाद एक बड़ा अजीब और ग़रीब सा मामला था। तो मैंने जब ये उनकी नाश को आईसीयू से निकाल के एक मुल्हका कमरे में रखा गया और जैसे ही फिर पता चला मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा तशरीफ़ ला रही हैं, तो मोहतरमा जब तशरीफ़ लाईं तो मोहतरमा जिस अंदाज़ में आई हैं, तो कोई बहन ही इस अंदाज़ में आ सकती है। और फिर बेनज़ीर ने जिस तरह का बर्ताव किया, यानी वो बहन ही कर सकती है, वो बहन ही महसूस कर सकती है और बहन वाले ही महसूस कर सकते हैं। यानी क्या जबर था तारीख़ का, जोग्राफ़ी का और वक्त का, कैसा जबर था कि बहन की हुकूमत में इस तरह घर के सामने भाई मार दिया जाए। मोहतरमा ने आके वो उस तरह से जो एक कुदरती, जो एक फ़ितरी रद्द अमल था, वो ज़ाहिर किया। वहाँ उस वक्त के सेक्रेटरी सेहत जनाब बुघियो साहब भी मौजूद थे, पुलिस सर्जन भी उस वक्त मौजूद थे और कई डॉक्टर हजरात, बड़े बड़े डॉक्टर उस वक्त तो जमा हो गए थे, वो सब मौजूद थे। मैंने उन सब लोगों से ये कहा कि हुजूर आप बाहर आ जाइए, हमारी वज़ीर आज़म साहिबा हैं और इनको अपना दिल हल्का करने दीजिए। एक और बात मैं जो बताना चाहता हूँ कि अगर मीर मुर्तज़ा को ज़ख्मी होने के बाद उस अस्पताल के बजाय अगर किसी वर्किंग हॉस्पिटल लाया जाता, सिविल अस्पताल ले आते, जिना अस्पताल ले आते, अब्बासी अस्पताल ले आते या किसी ऐसे अस्पताल ले आते जहां ओपीडी होती है, जहां आम मरीज़ों का इलाज होता है, तो शायद मुर्तज़ा की ये अब तो ये एक हाइपोथेटिकल बात है कि शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। क्योंकि ये जो मिडीस हॉस्पिटल जो था, अब तो खैर वहाँ एक बड़ी शानदार इमारत बन गई है। तो उस अस्पताल में तो बड़े बड़े लोग बीमारी के नाम पर छुट्टियां मनाने के लिए आके लेट जाया करते थे। वो इलाज के लिए अस्पताल नहीं था, वो आराम के लिए और अय्याशी का अस्पताल था। खैर, मुमकिन है मेरे इस बात से बहुत सारे लोगों को इत्तफाक ना हो, लेकिन ये मेरी राय है जो गलत भी हो सकती है। मीर मुर्तज़ा भुट्टो को अगर किसी ओपीडी ओरिएंटेड हॉस्पिटल में सिविल अस्पताल ले आते तो सिविल अस्पताल काम ला। यानी फिर बाद में ये साबित भी हुआ कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो को 4 गोलियां जो लगी थी, उनमें से 3 गोलियां गैर मुहलिक थी। एक गोली जो उनको गाल पे लगी और गर्दन से पार हुई, जिसने उनके हल्कूम को चीर के अंदरूनी तौर पर खून ज़्यादा बहा,
अंदरूनी तौर पर खून ज़्यादा बहा। इस वजह से वो जो वहाँ उस वक्त जो एक डॉक्टर के नाम पर एक डॉक्टर नुमा एक नौजवान मौजूद था, मैंने उनको हल्के हल्के ये बताने की कोशिश की कि ये जो मरीज़ हैं आप इनको ड्रिप तो लगा दें, क्योंकि मैंने उसको मेडिकल मैं चूँकि ये सारी हंगामी सूरत हाल कवर करता रहा था तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था। मैंने उन डॉक्टर साहब से कहा कि इसकी IV लाइन मेंटेन कर दो, यानी इसको ड्रिप लगा दो। तो उसके बाद वो यानी जब ये पता चला मेडिकल अमले को कि ये ज़ख्मी जो हैं ये मुर्तज़ा भुट्टो हैं, तो सुनने वालों के और मौजूद लोगों के हाथ पांव फूल गए। यानी मीर मुर्तज़ा भुट्टो का ज़ख्मी होना एक गैर मामूली वाक़या था और गैर मामूली वाक़या होना चाहिए था। तो मैंने उनसे ये कहा, वो जो डॉक्टर साहब उस वक्त जो थे, कि भाई इनको ड्रिप लगा दो। और फिर मुझे जब ये अंदाज़ा हुआ तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई इनको सक्शन मशीन, एक मेडिकल वो होती है जिससे जो लोग जहर खुरानी का शिकार हो जाते हैं या इंसाइज ब्लीडिंग जिनकी होती है, उनके मुंह में वो पाइप डाल के वो मशीन चलाते हैं जिससे उनके मैदे में जमा होने वाले जो भी आलाइशें हैं उसको निकाल दिया जाता है। मैंने ख़ुद इसलिए नहीं मैं चूँकि मैं उस वक्त रोज़नामा जसारत में मुलाजिम था और मैं कोई रिस्क इसलिए नहीं ले सकता था कि मैं गरीब आदमी मीर मुर्तज़ा के कत्ल का ना इल्ज़ाम सह सकता था, न इस बात की बाज़गश्त सह सकता था। अच्छा, ये आसिफ अली जरदारी साहब का नाम भी आया कि वो जो गार्ड्स थे वो जो इन्वेस्टिगेशन में भी रहा, फिर बाद में उड़ गया, अलहदा बात है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का भी बाज़गश्त चलती रही। क्या आसिफ अली जरदारी और मुर्तज़ा भुट्टो साहब के वैसी कोई ताल्लुक़ ख़राब थे, या वाकई में ये पुरस्कार ताकतें या हम कभी इस्टेब्लिशमेंट पे देते हैं, ये उनका काम है? देखें, जब कोई इस नौइयत के कत्ल होते हैं जिसमें जो गेम चेंजर जिन्हें कत्ल कहा जाता है, तो उसमें बहुत सारी हाइपोथेटिकल, बहुत सारी तसव्वुराती कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। आसिफ जरदारी से उनका रिश्ता बिरादर निस्बती का था। मैं ये समझता हूँ कि जिसने भी आसिफ जरदारी का नाम लेकर ये मामले को इस तरफ मोड़ने की कोशिश की, ख़ानदानी रंजिशें और ख़ानदानी चपकलिशें कहाँ नहीं होती हैं, हर घर में होती हैं, हर घर में हो सकती हैं। अगर मीर साहब, मीर मुर्तज़ा भुट्टो और जनाब आसिफ जरदारी के दरमियान कोई ऐसा अगर था भी, तो वो इस ग्रेड का नहीं था कि वो एक दूसरे की जान के दर पे हो सकते थे। इख्तिलाफ तो होता ही है, मेरे घर में, आपके घर में, या किसी के भी घर में, लेकिन इख्तिलाफ का मतलब जानलेवा दुश्मनी नहीं है। तो लोगों ने इस बात को, वो कहते हैं कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। तो आसिफ अली जरदारी का नाम सुनाई दिया, आसिफ अली जरदारी साहब को इस पूरे वाक़े में मुलव्वस करने की भी कोशिश की गई, लेकिन मेरा ख़्याल है कि बहुत सारी सूरत हाल, मैंने जैसे कहा ना कि अभी तक ये एक मखमसा है, एक मुअम्मा है, समझने का न समझाने का। अदालत का कमीशन बना और पाकिस्तानी अदालत में बेइंतहा इज़्ज़त व आबरू के नाम से जाने जाने वाले जनाब जस्टिस नासिर असलम जाहिद ने वो जो ट्रिब्यूनल जो हेड किया, उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं था। ऐसा महसूस होता था कि ये सारी कार्रवाई सिर्फ वक्त गुजारने की खातिर की गई। पहला मुकदमा दर्ज हुआ जिसके मुद्दई हक नवाज सियाल थे, जो इंस्पेक्टर थे पुलिस में, SHO थे क्लिफ्टन थाने के। उनकी रिपोर्ट पर जो मुकदमा दर्ज हुआ, उस मुकदमे का मतन ये था कि जनाब हमने इस काफ़िले को रोका, पुलिस पर फायरिंग की गई, जवाबी फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में ये कोलैटरल डैमेज हुआ, जिसमें हक नवाज सियाल ख़ुद भी ज़ख्मी हुए। अच्छा, उस ज़ख्मी हक नवाज सियाल को जब जिना अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ मेडिको लीगल के जो माहिरीन थे, उन्होंने कहा कि ये जो हक नवाज सियाल को जो गोली लगी है, ये गोली इस तरह से लगी है कि जैसे महसूस होता है कि ये ख़ुद को मारी गई है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड है।
ये चूँकि हमने रिपोर्ट किया, फिर स्कॉटलैंड यार्ड की टीम यहाँ आई, और स्कॉटलैंड यार्ड की टीम जिसकी सरबराही एक मारूफ तफ्तीशकार थे स्कॉटलैंड यार्ड के, राय हैरिज उनका नाम बताया गया। राय हैरिज ने यहाँ आके रिपोर्ट किया और पूरे मामलात को देखा और सब कुछ देख दाख के और फिर वो अपनी रिपोर्ट पेश की। उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। फिर सिंध पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले की तहकीकात की। एक मारूफ तफ्तीशी अफसर थे जनाब नूर मोहम्मद पेचूहो साहब, वो जो क्राइम ब्रांच में तैनात थे, उन्होंने बड़ी इसकी वो की। हमने भी कुछ अपने तौर पर इसकी तहकीकात करने की कोशिश की। उस वक्त जो पुलिस के ज़िम्मेदारान थे उनसे भी बात करने की कोशिश की। किसी ने नाम कि जी कि मेरा नाम मैं ये कह रहा हूँ, और किसी ने नाम ना बताने की शर्त पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई। मीर मुर्तज़ा भुट्टो को जो गोली मोहलिक लगी वो गाल पर लगी गोली, और वो इस तरह से लगी कि गाल से लग के नीचे की तरफ आई। इसका मतलब ये है कि गोली चलाने वाला मुर्तज़ा भुट्टो से ऊंचाई पर था। और मुर्तज़ा भुट्टो जिस गाड़ी में ज़ख्मी हुए, उस गाड़ी की पिछली सीट से एक साहब दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हुए मारे गए, जो मुर्तज़ा भुट्टो की पार्टी के ही कोई फ़र्द थे। इसमें उस वक्त के डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो मसूद शरीफ साहब का नाम भी आया। उस वक्त के डीआईजी कराची जो बाद में आईजी सिंध भी रहे, डॉक्टर शोएब सडल का नाम भी आया। उस वक्त के एसएसपी कराची जनूबी जनाब वाजिद अली दुरानी साहब का नाम भी आया। उस वक्त के एसपी सिटी मेरा ख्याल है शोकेब कुरैशी साहब का नाम भी आया। इन सब एसएचओ के लिफ्टन और 2-3 यानी पुलिस वालों का एक पूरा, इन सब के नाम आए जो उस मुकदमे में शामिल रहे, फिर उस मुकदमे में गिरफ़्तार रहे, फिर कई बरस जेल में रहे, और उस मुकदमे का नतीजा कोई नहीं निकला। मसूद शरीफ उस मुकदमे से बरी हुए, डॉक्टर शोएब सडल उस मुकदमे से बरी हुए, वाजिद दुरानी साहब और शोकेब कुरैशी साहब और तमाम। और इसका एक और पहलू कि हकनवाज सियाल जो पुलिस के इंस्पेक्टर थे, वो मीर मुर्तज़ा भुट्टो के जो इस सिलसिले का मुकदमा था और उसके पहले मुद्दई थे, वो इस वाक़े के ठीक एक हफ़्ते बाद अपने घर गार्डन पुलिस लाइन में पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाए गए। और मतलब ये बात बड़ी अजीब सी है कि ये एज़ाज़ भी मुझे उस वक्त हासिल रहा कि हकनवाज सियाल के अपने घर में मुर्दा पाए जाने की ख़बर भी सिर्फ़ मेरे अखबार को नसीब हुई, या ये कह लीजिए कि ये मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरी थी। अब तो खैर टेलीविज़न आने के बाद तो एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ का रिवाज ही ख़त्म हो गया है। तो हकनवाज सियाल की जो कि पुरअसरार मौत की खबर जो थी, वो सिर्फ़ उस वक्त मैं रिपोर्टर था और रोज़नामा जसारत की ज़ीनत बनी। अगले दिन बाकी सब ने ये खबर छापी। हकनवाज सियाल की जो मौत ने इस सारे मामले को और ज़्यादा मुबहम कर दिया और ज़्यादा गुंजलक कर दिया। बहरहाल जी, मीर मुर्तज़ा भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साहबजादे थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भाई थे। और फिर बाद में जो सदर फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी ने जो मोहतरमा की हुकूमत का ख़ात्मा किया, उसमें जो कई और वजूहात थी, उनमें से एक वजह ये भी थी, मीर मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल भी उसमें एक वजह थी। मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल में अब तो मीर मुर्तज़ा भुट्टो का बेटा जुल्फ़िकार जूनियर भी जवान हो गया है, फ़ातिमा भी जवान, फ़ातिमा की माशाल्लाह शादी भी हो गई, अल्लाह ताला उन्हें आबाद रखे। यानी दूसरी नस्ल आ गई है, लेकिन ये पता नहीं हो सका कि कौन मारने वाला था, क्यों मारने वाला था। और जब तक शफाफ तहकीकात नहीं होती, ये मुअम्मा शायद और दीगर मुअम्मात की तरह से
रहेगा। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये सारी सूरत हाल है जो मैंने आपके गोश गुजार की है।